इन दोस्तों हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी कर रहे थे। आज चैप्टर नंबर 6 है और वीडियो की संख्या की बात करें तो ये 7 है। संघ और इसका राज्य क्षेत्र यानी कि भाग 22 जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें से आज पहला भाग शुरू हो रहा है। यानी कि अब हम संविधान को पढ़ना शुरू कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भारत का क्षेत्र क्या सरकार अन्य देश को दे सकती है? क्या किसी अन्य देश पर सरकार या भारत की जो संसद है वह अपने हिस्से में मिलाने का विधान बना सकती है? क्या हम किसी और देश पर कब्जा कर सकते हैं? क्या हमारे जो जगह है, भारत की जो एरिया है, उसको किसी अन्य देश को देने पर क्या हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा? क्या हम राज्यों को तोड़ सकते हैं? अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन रहा है, तो किस प्रकार से बनेगा? अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन रहा है, तो किस प्रकार बनेगा? क्या उसमें केंद्र की भूमिका होगी? क्या राष्ट्रपति की भूमिका होगी? या उस राज्य की भी भूमिका होगी? या उस राज्य की ही भूमिका होगी? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारा भारत आज तक जो मैप आप देखते हैं, वह कैसे बना? कैसे हमारा भारत कुछ और था। धीरे-धीरे करते आज का भारत जो आप 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, वैसा बना आकर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप चैनल पर विजिट कर रहे होंगे और सब कुछ देख रहे होंगे। बहुत कुछ आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। पीवाईक्यू की सीरीज अवश्य देखी जाकर, बहुत बढ़िया कराई गई है। और यहाँ देखेंगे आप तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था की पीवाईक्यू है। यहाँ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और ये सब हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो पहला तो संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, भाग 1 संविधान में जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वैसे ही चैप्टर्स हैं। उसमें पहला चैप्टर या पहला अध्याय या पहला भाग है एक, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। आर्टिकल्स 1 to 4 इन चारों को पढ़ेंगे। इसके बाद कल का वीडियो होगा नागरिकता, जिसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल और भाग 1 है तो यहाँ भाग 2 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा भाग 3, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद होंगे, मूल अधिकार। फिर हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, कैग, उच्चतम न्यायालय, सब पढ़ते हुए पूरे संविधान को पढ़ेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 1 से 4 तक की कहानी है। किसमें? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र नाम से। आप अभी हाल फिलहाल में विवाद भी सुनते हुए देखेंगे कि इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए। जो हमारा देश है उसे इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं इंडिया ही कहा जाए, कुछ कहते हैं भारत ही कहा जाए। तो संविधान में क्या लिखा है? संविधान क्या कहता है? इंडिया कहा जाए या भारत? संविधान दोनों कहता है। आप देखेंगे इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। एक एक शब्द की महत्ता होती है संविधान में, एक एक शब्द का महत्व होता है संविधान में। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, ध्यान रखिएगा। इस पर भी बहुत बहस होती है। मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, प्री में क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। तो सुकून से पढ़िएगा आज, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। हाल फिलहाल में जो समस्याएं घटित हो रही हैं, जो अलग अलग विचार पनप रहे हैं, उनसे यहाँ हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मेंस और इंटरव्यू बोथ आर रेडी फॉर क्वेश्चंस। तो हमें याद रखना है कि आपसे कोई पूछे तो आप भारतीय संविधान में जो लिखा है वो याद रखिएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि हमें संविधान बताता है कि इंडिया भी और भारत भी, दोनों नामों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो हम दोनों नामों को लेकर चले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा चल रही थी, हम लोग पीछे देख कर आए हैं वीडियोज में, कहा गया कि इंडिया नाम रखा जाए या भारत। तो कुछ लोगों ने कहा भारत नाम रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी
पारंपरिक पुराने नाम के साथ आता है। क्योंकि आपने देखा होगा भारत नाम कैसे पड़ा, आप लोगों ने सुना होगा, कहानियां सुनी होंगी। तो भारत पुराना नाम था। इंडिया ये अंग्रेजों की देन थी, या ऐसा कहे तो यूरोपीय लोगों की देन थी, यानी कि विदेशियों की देन थी, सीधे सीधे बोले तो कौन सा नाम रखना उचित होगा, इंडिया या भारत? तो कुछ लोगों ने कहा इंडिया रखो। क्यों? क्योंकि इंडिया प्रचलित हो गया था। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि क्या नाम है उनका, 2.5 किलो के हाथ का, सन्नी देओल। सन्नी देओल, या हम बात करें अक्षय कुमार, इनके क्या नाम यही हैं? सन्नी देओल का नाम सन्नी देओल है, अक्षय कुमार का नाम अक्षय कुमार है। क्या यही नाम है? हो सकता है कई कोई अन्य नाम हो, लेकिन ये प्रचलित हो गया। अगर हम इतिहास में चलें तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, चंद होता है, चंद्र नहीं होता है। प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद ही है क्या? नहीं ना, प्रचलित हो गया। तो प्रेमचंद ने भी अपनी कविताएं प्रेमचंद में, और आज हम प्रेमचंद ही नाम उनका सुनते हैं। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि इंडिया हर देश में प्रचलित हो गया है, विदेशी में प्रचलित हो गया है, तो इंडिया रखें। तो दोनों में टकराव की स्थिति ना पनपे, इसलिए कहा गया कि हम दोनों नाम रख लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। यूनियन का भी ध्यान रखना, यूनियन यूनियन मतलब यूनिटी, यूनियन सब एक हैं। इसकी कहानी भी अभी हम बताएंगे। तो पहले आता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? संघ का नाम और क्षेत्र। संघ का नाम जो अभी देखा, तो संविधान में कितने नाम लिखे गए हैं? 2, इंडिया और भारत। भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मतलब यहाँ पे लिखा है, देखो, यूनियन शब्द का प्रयोग जानबूझकर फेडरेशन की जगह पर किया गया है। आप कहोगे फेडरेशन क्या है? तो फेडरेशन का जो जिक्र है वह यूएसए में किया गया है। हमने पिछली वीडियोज में आपको बताया था, यूएसए जो बना है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, या देश मान लो, पहले छोटे छोटे देश थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे हैं, कोई भी आकर कब्जा कर लेगा, इससे बढ़िया है हम एक यूनिटी में रह लेते हैं, सब लोग मिलकर अपने आप को एक देश डिसाइड कर लो। हम अपने यहाँ का शासन चलाते रहेंगे अलग अलग, लेकिन जब बात आएगी विदेश से कुछ व्यापार करने की, या विदेशी लोगों से रक्षा करने की, तो हम पूरे लोग जो हैं छोटे छोटे, ये सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए आप देखोगे यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब स्टेट मतलब राज्य, और अमेरिका यानी कि कई राज्यों से मिलकर अमेरिका बना है। ध्यान दीजिएगा, जो अमेरिका है वह कई राज्यों से मिलकर बना है, शब्दों का खेल है। और जो भारत है, भारत में राज्य बने हैं। मैंने पहले क्या बनाया? मैंने पहले भारत बनाया, फिर ये राज्य बनाए। यहाँ राज्य पहले बने हैं और यूनाइटेड स्टेट बाद को बना है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब आप यूपीएससी करना पहले सोचे, फिर आपने बुक्स मंगाई। ये भारत में है। यहाँ यूएसए में क्या है? पहले उसने बुक्स मंगाई, अच्छा लगने लगा, कहा अब क्या कर सकते हैं, तो आप कहते हैं यूपीएससी कर लें। समझ रहे हो? तो हमारे यहाँ पहले भारत बना, बना क्या था ही, बहुत बड़ा भारत था। पूरे भारत को एक व्यक्ति के द्वारा, एक सरकार के द्वारा चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कई देश हमारे अकेले भारत में समाहित हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मान लो, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया गया। अमेरिका में छोटे छोटे देश थे, उन्होंने मिलकर यूएसए बनाया। तो अब बताओ, इन्होंने मिलकर यूएसए बनाया, तो ये जब चाहे तो यूएसए को तोड़ सकते हैं। इन छोटे छोटे देशों ने मिलकर यूएसए बनाया, तो ये जब चाहे तो यूएसए को
ब्रेक कर सकते हैं कि भाई अब हम साथ नहीं रहेंगे, हम अलग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस देश ने इनको बनाया है, तो ये देश इनको छोटे-छोटे पर्स में ब्रेक कर सकता है, लेकिन ये देश इस भारत को नहीं ब्रेक कर सकते। समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे, इससे अच्छा तो कोई एग्जाम्पल देकर नहीं समझाएगा यूट्यूब पे। ठीक है? तो फेडरेशन यूएसए में है, वो लोग मिलकर के एक देश बनाए हैं। हमारे यहाँ यूनियन है, हमारे यहाँ पूरा भारत एक है, उसको हमने तोड़ा है एरिया वाइज, जिससे जो प्रशासन है वह सुगम हो जाए। उत्तर प्रदेश जो था उत्तर प्रदेश जो था उसको यहाँ से तोड़ दिया गया, ये उत्तराखंड बना दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था, है मतलब था क्या है, और ये प्लेन है। अब यहाँ की जो चीजें हैं और यहाँ की चीजें हैं, उन दोनों में डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ का शासन अलग तरीके से आपको चलाना है, यहाँ का शासन अलग तरीके से। यहाँ रूल बनाने हैं टूरिज्म के तहत, यहाँ रूल बनाने हैं एग्रीकल्चर के तहत। तो कहा गया कि इन प्रशासन अलग तरीके का है, तो क्यों ना इन दोनों को अलग कर दिया जाए। तो कुछ बड़े राज्य हो जाते हैं इसलिए अलग हो जाते हैं, बड़े हैं। कुछ की भाषा एक दूसरे की अलग अलग होती है, तो अलग हो जाते हैं। ठीक है? जैसे पंजाब है और हरियाणा है, ये दोनों एक थे पहले। फिर क्या हुआ, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी टाइप। तो ये दोनों अलग हो गए। ऐसे महाराष्ट्र और गुजरात एक थे पहले, इन दोनों को अलग कर दिया गया। बड़े भी थे, प्रशासन भी सुगम नहीं था और भाषा भी थोड़ी सी अलग थी। तो हमारे यहाँ देश जो है वह राज्यों को तोड़ सकता है, तभी कहा जाता है हमारे यहाँ विभाजित विभाजित राज्य हैं और अविभाजित देश है, अविभाजित राष्ट्र है। भारत अविभाजित है, भारत टूट नहीं सकता, लेकिन राज्यों को विभाजित किया जा सकता है। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में विभाजित राष्ट्र है, यूएसए को तोड़ा जा सकता है। जैसे हम बात करें यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, जो पूरा यूरोप है ना, उसमें पहले यहाँ पर ब्रिटेन भी हुआ करता था यूरोपीय संघ का भाग। फिर उसे लगा कि नहीं, हम इनके साथ रहकर ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है, हमारी बन नहीं रही जैसी भी हो, ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया कि अब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का भाग नहीं है। ऐसे कल को कोई यूएसए का देश है, छोटे छोटे राज्य, वो राज्य सोचे कि यार ये ट्रम्प बड़ा लफड़ा कर रहा है, अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है। अपने यहाँ कोई राज्य अलग होना चाहे तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। समझ गए? क्योंकि भारत की एकता को अविभाज्य दिखाना था, इसलिए हम यूनियन, एक, एकता का भाव पैदा हो, इसलिए हम यूनियन बनाकर रहते हैं। समझ में आ गया कि हम राज्यों का संघ क्यों है, फेडरेशन क्यों नहीं है। तो पहला तो इसमें क्या क्या है, देश का नाम है, संघ का नाम, और दूसरा है क्षेत्र। संघ के कई घटक हैं, भारत जो है उसके कई घटक हैं। कौन कौन से हैं घटक? पहला तो राज्यों का समूह, आप जानते हैं 28 राज्य इस समय है, पहले कम थे या ज्यादा थे, लेकिन अब 28 है। हम ये 2025 नवंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आगे वाले अगर लोग अगर देख रहे हैं तो उस समय के डेटा के हिसाब से देखें। केंद्र शासित प्रदेश, तो इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वह क्षेत्र जिसे भविष्य में भारत में शामिल किया जा सकता है, तो ये भी संघ का घटक होगा। अभी तो जो है वो है ही, लेकिन अगर हम हमारा मोड़ बदले, तो इधर पर अगर चाहें तो सीधा करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर हमारी जगह कम है, समझ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वह भी हमारे संघ का भाग होगा। ठीक है? हमारे यहाँ अभी हमने पढ़ा कि राज्यों का संघ, वहां पर एक और शब्द हो सकता था, क्या? संघीय राज्य। यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र से है, यह ध्यान रखिएगा, संघीय राज्य। तो संघीय राज्य ना रखकर राज्यों का संघ रखा गया, क्यों? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, किसने कहा था?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? उनके अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं, जो हमने कहाँ पे रखा था? हाँ, यहाँ पे राज्यों का संघ। ये जो राज्यों का संघ रखा है, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही, ये क्यों कही? बी आर अम्बेडकर साहब ने जो कहा वो आपको किताब में पढ़ना है जाकर बढ़िया से। उन्होंने कहा एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जो हमारे देश वो क्या कहते हैं राज्य हैं, तमिलनाडु हो, केरल हो, ये उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, ये सब देश राज्य जो हैं, ये सब राज्य मिलकर के देश नहीं बना रहे, ये मिलकर के देश नहीं बना रहे हैं। जैसा कि अमेरिकी संघ में है, हमारे यहाँ राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ से अलग नहीं हो सकते, देश से अलग नहीं हो सकते, जबकि वहां हो सकते हो अमेरिका में। तो ये बात अम्बेडकर साहब ने कही थी, यह भी ध्यान रखिएगा, हम नहीं कह रहे, ठीक है। भारत को 3 भागों में बांटा गया, ये तो आप जानते ही हैं। एक आपका राज्यों वाला है, यूपी है, एमपी है, जैसे 28 है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो देख ही लिया। और एक है अक्वायर्ड टेरिटरी, जो मुझे लगता है जल्द ही इसमें कुछ ऐड होना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। 5वीं 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति हैं, तो हम जब अनुसूची पढ़ेंगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और देख लो, अधिग्रहित क्षेत्र में अगर हम अभी तक देखें तो अभी तक क्या हमने कोई अधिग्रहित क्षेत्र लिया है, किसी पर अपना अधिकार किया है आफ्टर 1947 के बाद? क्या कोई क्षेत्र हम ऑक्युपाई कर पाए हैं? यस। आप देखेंगे तो दादरा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, नागर हवेली, ये पहले 1947 में आजाद नहीं हुआ था, इसको हम लोगों ने बाद को ऑक्युपाई किया। आप देखोगे दमन एवं दीव, तभी से ये यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए। फिर हमने आपका गोवा, हमारा गोवा प्यारा सा, उसके बाद पुडुचेरी भी। पुडुचेरी किससे हम लोगों ने पाया था? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, फ्रांसीसी यहाँ अभी तक विद्यमान थे, इसलिए पुडुचेरी भी अभी राज्य नहीं बना है। और एक और है सिक्किम, जिसपे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, संविधान संशोधन से रिलेटेड। सिक्किम पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इन लोगों को हमने अधिग्रहित किया आफ्टर 1947। बुक में इन सबकी ईयर भी लिखी होंगी, तो ईयर भी आप याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में मिलाने को पूछ सकता है। जल्द ही यहाँ पर मुझे लगता है लोडिंग हो रही है, एक और कोई आ सकता है, खैर। हाँ, अब चलते हैं अनुच्छेद 2 पे। तो अनुच्छेद 1 पढ़ लिया संविधान का, तो आज से हम लोगों ने संविधान पढ़ना शुरू किया, अनुच्छेद 1 को कंप्लीट भी कर दिया। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, दूर कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। नए राज्य से मतलब यही है कि पहले ये राज्य नहीं होगा। संसद के पास अधिकार है, तो पहली बात तो यही, किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास, ना कि किसी और के पास। कई बार यहाँ कार्यपालिका लिख देगा, कई बार यहाँ पर प्रधानमंत्री, कई बार मंत्रिपरिषद, कई बार राष्ट्रपति। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए बुक में या कॉपी में ऐसे सर्कल बना लो, बढ़िया सा स्टार बना लो कि भाई प्रीलिम्स में यही फंसाता है, संसद की जगह राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जगह मंत्रिपरिषद। तो वो सब नहीं होगा, संसद होगा। किसी विदेशी राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकते, तो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करने वाला होगा। अगर भविष्य की बातें अगर मेरी सही हो रही हैं, तो किसमें परिवर्तन होगा? अनुच्छेद 2 में परिवर्तन होगा, क्योंकि किसी विदेशी राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सके, नए राज्य का गठन कर सके। इसमें अनुच्छेद 2 में कौन सी बात हो रही है? हमारी जो यूनियन टेरिटरी, सॉरी, हमारा जो प्यारा सा भारत है, इसके अलावा अगर कोई इधर से पूरा, इसके अलावा कोई एरिया ऑक्युपाई कर रहे हैं हम, तो अनुच्छेद 2 में आएगा, आर्टिकल 2 में आएगा। ये क्लियरली याद रखो, क्योंकि कई बार 2 और 3 में कंफ्यूजन होती है, ठीक है।
उदाहरण की बात करें तो सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में भारत का 82वां राज्य बनाया था। पुडुचेरी, गोवा, दमन ये सब हम अभी देखकर आए हैं। इन सबको हमने नए राज्य के रूप में गठित किया। 2 शक्तियाँ हैं संसद के पास इसके तहत। कितनी शक्तियाँ हैं? 2 पावर्स हैं, 2 शक्तियाँ हैं। कौन-कौन सी? सुनिएगा ध्यान से। पहली, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना। दूसरी है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। मतलब जो नए राज्य भारत में शामिल होंगे इसका मतलब पहले से ही वो राज्य हैं। हम उन्हें बस शामिल कर रहे हैं। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं और दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश गठन से संबंधित है और अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ राज्य हैं ऑलरेडी उन्हीं को सीमाओं में परिवर्तित करके अनुच्छेद 3 के तहत हम चीजें बदलेंगे। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अब अनुच्छेद 3 हमारे यहाँ जो पहले से हैं, पहले से जो देश पहले से जो हैं, इसी एरिया के अंदर जो राज्य हैं, जो एरिया है उसी को हम परिवर्तित करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। 2 में बाहर के देशों को शामिल करना, 3 में अपने यहाँ के ही चीजों को परिवर्तित करना। जैसे संसद के पास शक्ति है, दोनों में संसद लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। 2 में भी 3 में भी। क्या कह सकती है? किसी राज्य क्षेत्र से अलग करें, किसी राज्य को क्षेत्र से अलग कर दें। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश की बात कही थी, ठीक है? तो यहाँ से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, ठीक है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाए या घटाए, जैसे कई बार कोई बड़ा प्रदेश है, कोई छोटा प्रदेश है, तो इसको थोड़ा-सा ऐसे बड़ा कर दिया, इसको इतना रख दिया, तो दोनों बराबर हो गए। तो ये भी शक्ति है। एक राज्य को 2 या अधिक राज्यों में विभाजित करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, तो उत्तराखंड को भी अलग कर दिया। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य था, उसे 2 या अधिक राज्यों में विभाजित कर दिया। जे एंड के जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसे जे एंड के और लद्दाख 2 में डिवाइड कर दिया। तो ये सब भी इसमें आएगा। 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना। जैसे अभी आप देखेंगे तो दादरा, नागर हवेली और दमन एवं दीव ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। किसी राज्य के नाम को बदलें, जैसे उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया। जैसे पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया। तो ये नाम परिवर्तित करना भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि सर एक लाइन में बताओ, तो एक लाइन में ये है, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, कि जितना भी क्षेत्र है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, संसद कर सकती है। एक राज्य से अनेक राज्य बनाए जा सकते हैं, अनेक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, एक राज्य से कुछ एरिया दूसरे राज्य को ट्रांसफर किया जा सकता है, नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा। बाकी किताब पढ़ेंगे तब तो हो गई। देखो कोई भी पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए, आपको बुक अवश्य पढ़नी है। कितना भी बड़ा महारथी पढ़ा रहा हो, बुक का कोई जवाब नहीं है। आपको बुक अवश्य पढ़नी है। वीडियो देखने के जस्ट बाद पढ़ेंगे तो 70% काम हो ही जाएगा। अगर आपने ढंग से पढ़ ली, मन से पढ़ ली। देखो ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्त है। संसद कभी भी उठ के कहा चलो आज महाराष्ट्र का एरिया थोड़ा-सा परिवर्तित करते हैं, महाराष्ट्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बहुत दिनों से मांग थी। या उत्तर प्रदेश और लंबा-चौड़ा है, चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पूर्वांचल और पश्चिमांचल। क्या ऐसे कर देंगे? नहीं। तो कैसे करेंगे? तो 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 2। कौन-कौन सी? पहली देखो, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाए। काम का क्या है? काम का है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। उनसे पूछो जाकर पहले कि साहब हमें मंजूरी दीजिए उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की। ऐसे नहीं करना है। फिर क्या होगा? दूसरा है राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल, जैसे उत्तर प्रदेश को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है,
एरिया ज्यादा है इस चक्कर में, या जनसंख्या ज्यादा है, प्रशासन नहीं हो रहा सही से इस चक्कर में, तो राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल से, यानी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से मत प्राप्त करेगा कि भाई बताओ तुम्हारा क्या मत है, तुम क्या चाहते हो। परंतु उसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं है। उनसे कह देंगे कि इस समय सीमा में, ये समय सीमा कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। इस समय सीमा में आप बताओ आप क्या चाहते हो। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, डिवाइड कर दो, तब भी ये संसद में हो जाएगा काम। और अगर उन्होंने कहा डिवाइड ना करो, तब भी ये पास हो जाएगा। मतलब इनका डिवाइड करना ना करना, हाँ नहीं, कुछ फर्क नहीं डालता है। जैसे मैं ज्योग्राफी की क्लास लेना चाहूँ, अगर मैंने आपसे कहा आप लोग बताइए ज्योग्राफी की क्लास लेनी है या नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे, जैसे पॉलिटी का मैंने पूछा था कि 1 घंटे रोज पढ़ाया जाए या 1 चैप्टर पर डे पढ़ाया जाए, उसमें से कुछ लोगों ने यस कहा, कुछ लोगों ने नो कहा। ठीक है, मैंने पूछ लिया आप लोगों से, कुछ टेलीग्राम पे, कुछ लोगों ने यस कहा, कुछ लोगों ने नो कहा, लेकिन किया किसने? मैंने। क्या किया? अपने मन का। आपका हाँ नहीं, मैंने पूछा, लेकिन मैंने किया किसके मन का? अपने मन का। पहले क्लास में थोड़ा टाइम कम था तो उसको एक चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 घंटे और 1 डेढ़ घंटे का लगभग। उसके बाद रोज एक चैप्टर पर डे चल रहा है। तो मैंने अपनी सुविधा अनुसार काम किया, लेकिन मैंने पूछा तो इससे लोकतांत्रिक, आपको भी लगा कि देखो शर्म से पूछ रहे हैं, हमें भाव दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो वही काम यहाँ पर है। मान लो राष्ट्रपति साहब उस उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, जिसको भी प्रयोग करना है, जिसकी भी सीमाओं में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, उससे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। उसने कहा हाँ, तब भी संसद के अनुसार काम होगा। उसने कहा नहीं, तब भी संसद के अनुसार काम होगा। कहना ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य को दिखाया जाता है कि आपके सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बात मानी नहीं जाती। और कई बार मान भी ली जा सकती है, डिपेंड इन पे करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो इन पर डिपेंड करेगा, कार्यपालिका पे, संसद पे डिपेंड करेगा, ना कि उस राज्य पर डिपेंड करेगा। समझ गए दोनों शर्तें? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इससे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राज्य टूट सकते हैं, देश नहीं। जबकि अमेरिका में देश टूट सकता है, राज्य नहीं। यहाँ पर देखो लिखा भी है, जो आंध्र प्रदेश है उसका विभाजन करके तेलंगाना 2014 में निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 2000 में निर्माण हुआ। और कई बार ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत रिजिड है, कई बार स्टेट, राज्य खुद केंद्र से कहते हैं कि हमारे एरिया को परिवर्तित कर दो, तो केंद्र कर देता है, अगर केंद्र को लगा कि हाँ सही काम हो रहा है। तो यहाँ लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है कि स्टेट कहेगा तो नहीं होगा। स्टेट अगर कहेगा तो उसकी भी बात को सुना जाएगा, और संसद या राष्ट्रपति को लगेगा हाँ सही बात कह रहा है, तो उसकी बात को सुना जाएगा। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं है कि हम जो कहेंगे तानाशाही वही होगा, नहीं। उनकी राज्य की बात की अहमियत होती है, राज्य की बात सुनी जाती है, लेकिन फैसला अंतिम संसद का होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि राज्य का कोई वैल्यू ही नहीं है, पूछा तो जाता है कम से कम, बस। और उस पे कई बार अमल भी किया जाता है। मान लो राज्य ने कुछ ऐसी बात बता दी केंद्र को या प्रधान राष्ट्रपति को, तो केंद्र को लगा कि नहीं यार सही नहीं है, छोड़ो, तो वो बात मान भी जाते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा संसद पे। अब आते हैं अनुच्छेद 4 में। एक और चीज रह गई, रुक जाओ, यहाँ पे छूट गई है ना। हाँ छूट गई है, तो लिख लो। ये जो परिवर्तन होगा संसद करेगी, वो सामान्य बहुमत से करेगी। इसे संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, इसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, सामान्य बहुमत से काम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 में क्या लिखा है? 4 में यही लिखा है कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो अनुच्छेद 2 यानी कि बाहरी राज्य, अनुच्छेद 3 जो राज्य के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह दोनों अगर करे जाएं तो वह कानूनों को
मद्देनजर करके किया जाएगा। कानून के तहत काम होगा, संविधान संशोधन के तहत नहीं होगा। फिर से बता दें, आर्टिकल 2 और 3 में जो काम हो रहे थे अभी, आर्टिकल 2 में विदेशी राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमारे जो राज्य हैं उनकी सीमाओं नाम में परिवर्तन करना, वह कानून के हिसाब से होगा, संविधान संशोधन के हिसाब से नहीं। मैं पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया और सामान्य बहुमत के तहत पारित किया जाएगा। यानी कि 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन है वह यहाँ पर नहीं लगेगा। क्या ऐसे हो जाएगा? नहीं, उच्चतम न्यायालय जाया जाएगा कि भाई बताओ, ये सामान्य बहुमत के तहत अपने क्षेत्र को किसी और को दे देते हैं। तो फैसला आया था 1960 में पहला। क्या हुआ? तो भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दो, जैसे भारतीय क्षेत्र है किसी और देश को दे दो, वो भी सामान्य बहुमत से। तो आपको क्या लगता है, सही है कि गलत? गलत है भाई। कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, कहेगा हमारे पास सत्ता है, चलो सामान्य बहुमत से देना है किसी को भी दे दो। तो उच्चतम न्यायालय आया 1960 में। एक बेरोबाड़ी एरिया था, कहाँ था? तो ये पश्चिम बंगाल की तरफ था। उस समय बांग्लादेश नहीं था बल्कि पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, तो इस एरिया को इधर ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि एकदम से चीजें अलग हुई। तो इधर तो हमारे पास तब भी लाइन थी, लेकिन इधर सही से लाइन नहीं थी, सीमा नहीं थी। तो अभी भी मोदी सरकार में भी देखो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, इसमें भी काम किया गया। यहाँ का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश का भारत में मिलाया गया। तो यहाँ पर बेरोबाड़ी नाम का एक जगह थी। तो 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया उच्चतम न्यायालय से, केंद्र सरकार के एक निर्णय कि बेरोबारी संघ जो पश्चिमी बंगाल का था, पाकिस्तान का नेतृत्व हो, राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दे दिया कि आप कैसे भारत का क्षेत्र किसी और को दे सकते हो। सिंपल सी बात है, आज भी हो जाए तो विपक्ष हल्ला मचा देगा, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। मतलब तो 1960 में बेरोबारी संघ केस में कह दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक है, मुहर लगा दी। इस तरह फिर होता है 9वां संविधान संशोधन, 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA कब हुआ? 1960। और संविधान संशोधन करके उस क्षेत्र को दिया गया पाकिस्तान को, जो कि आज बांग्लादेश है। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1969 में फिर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद जो है, क्योंकि उधर की सीमा पश्चिम बंगाल की तरफ जो सीमा है वह सही नहीं है, विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 368 की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीमा निर्धारण के लिए कहा नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भारतीय क्षेत्र को विदेशी या विदेशी राष्ट्र को, विदेशी देश को दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या बोला 1969 में उच्चतम न्यायालय?
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को सौंपने का जो कार्य है वह शामिल नहीं होगा। यानी कि आप मतलब सिंपल सा समझें कि अगर कोई क्षेत्र अपने में आ रहा है तो काहे कि संविधान संशोधन तो आने दो, कार्यपालिका ले आए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्षेत्र अगर कोई बाहर जा रहा है, किसी और देश को आप अपना क्षेत्र सौंप रहे हैं, तो संविधान संशोधन आवश्यक है। इसीलिए 100वां संविधान संशोधन होता है हाल फिलहाल में। तो 100वां संविधान संशोधन में क्या हुआ 2015 में? बांग्लादेश के साथ फिर से, क्योंकि हमारे साथ वो बाउंड्री ऐसी है जो सही नहीं है। 15 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। तो हम वहां से ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना क्षेत्र उधर दे रहे हैं तो हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो हमारे बीच समझौता हुआ दोनों देशों के बीच। इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किए। 111 क्षेत्र दे दिए किसको? बांग्लादेश को। और 51 क्षेत्र उससे ले लिए इंडिया ने। ठीक है। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी हुआ। जो सीमांकन सही नहीं था वह सीमांकन भी थोड़ा बहुत कर लिया गया। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्य, कौन कौन से 4 राज्य? एक तो असम, क्योंकि उसका बाउंड्री शेयर होता है, असम। दूसरा वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो भी बाउंड्री शेयर करता है। मेघालय, मेघ लिख देते हैं, वो भी बाउंड्री शेयर करता है। और त्रिपुरा, ये भी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये चारों के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधान को भी संशोधित कर दिया। संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि रही। क्या पृष्ठभूमि रही? भारत बांग्लादेश के आपस में 4096 किलोमीटर लगभग सीमा रेखा साझा करते हैं हम लोग, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार ये हुआ था। विवाद हुआ रेड क्लिफ अवार्ड में प्रावधान को लेकर, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ चीजें। एक तो रेड क्लिफ, तो आपको पता है पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ विवाद हुआ। तो 1950 में एक आया था बग्गे बग्गे अवार्ड, बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवाद को 1958 में फिर सोचा गया। नेहरू और नून वहां के होंगे, समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में फिर हम लोगों ने देखा 9वां संशोधन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लगातार मुकदमेबाजी अन्य राजनीतिक घटनाक्रम के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान जो समय बांग्लादेश है, ये भूभाग को लेकर मतलब ऐसे चलता रहा। एक मजे की बात पता क्या है? जब हम लोगों ने बांग्लादेश को अलग करवाया था इस पाकिस्तान से, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ले लेना चाहिए था, अपनी सीमाओं को सही से देख लेना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो हमने उनको आजाद कराया देखे जाए तो हमें अपनी सीमाओं को सही से, क्योंकि उस समय वो बात मानते अपनी, तो कर लेना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने शायद सोचा बांग्लादेश में अच्छी सरकारें रहेंगी, क्योंकि इतना भविष्य कोई नहीं जानता था कि वहां भी कोई मूर्ख व्यक्ति बैठ जाएगा। मूर्ख नहीं, समझदार है, लेकिन वह अलग टाइप का समझदार है। समझ रहे हैं आप? उसे नहीं पता है कि भारत से दोस्ती कितनी बढ़िया चीज है। हमारे पड़ोसियों को यही तो समझ में नहीं आता। नेपाल भूटान को तब भी समझ में आता है, उन्हें पता है कि भाई भारत के साथ रहो बहुत फायदा है। लेकिन इधर वाले उधर वाले, कई बार तो नीचे जो जरा से हैं, जिनकी टूरिज्म, जिनकी आधी जीडीपी भारत चलाता है, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ कुर्सी डाल के मेगा बड़े क्या कहते हैं जलच्छिद्र में बैठ गए।
मालदीव की ऐसी तैसी हो गई, हाथ जोड़ लिया भाई साहब माफ कर दो, समझ रहे हो? तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई आप क्या कोई समस्या आती है सबसे पहले भारत दौड़ता है कि भाई चलो पड़ोसी है, लेकिन खैर 1974 में बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन से संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग अंतर क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित करने के लिए फिर से 2011 में एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा था। यानी हम लोग कई बार बैठे, 1950 में बैठे, 1958 में बैठे, फिर 1974 में बैठे, फिर 2011 में बैठे। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया, लेकिन क्या हो पाया? हो नहीं पाया होगा। हो गया होता तो आज ये सब हम क्यों कर रहे होते। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया ना? लाइक कमेंट कर ही देते तो उसके लिए धन्यवाद। यूट्यूब इस समय रीच नहीं दे रहा, मतलब सब्सक्राइबर है 3000 प्लस इस समय, लेकिन रीच पहुंच रही 500 लोगों के पास, 700 लोगों के पास। उसमें से देखते हैं बेचारे 28, लाइक करते हैं 3, मतलब खटिया खड़ी की है यूट्यूब। कुछ लोगों के चैनल बंद कर दे रहा है, भाई क्या ही है। खैर, आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, वहां मैं भेजता रहता हूँ वीडियो, जो आता है ना लिंक भेजता रहता हूँ जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। या आप एक बार विजिट कर लिया करिए चैनल पर। भारत के संघीय स्वरूप की विशेषताएं। हमारा संघीय स्वरूप जो है उसकी विशेषता क्या है तो बता चुके हैं, वही सब है। भारत एक अविभाज्य संघ है, भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ मूर्ख कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल तो नहीं होंगे। जनता समझदार है। राज्यों के पास अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि ये मुंह उठा के चल दें कि हमें अलग देश चाहिए, हमारी आर्मी तुरंत एक्शन ले लेगी। यह संविधान द्वारा निर्मित संघ है, समझौते द्वारा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने समझौता किया है कि समझौता तोड़ दो हम अलग देश बना लेंगे, नहीं। देश से राज्य बने हैं, राज्य से देश नहीं बना है। राज्यों का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर है, वह चाहे तो ब्रेक कर दे। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 3 में देख कर आए थे, संसद की सीमाओं, नाम, अस्तित्व में बदलाव कर सकती है। संघ का क्षेत्र स्थायी नहीं है या संसद द्वारा बदला जा सकता है, भी ध्यान रखना। यानी अपने किसी एरिया को दे दो बाहर, बाहर के किसी एरिया को रख लो। अब आता है भारत का क्षेत्रीय विकास, क्रोनोलॉजी समझो, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सिक्किम वाला तो बहुत बार बना है अलग अलग एग्जाम्स में। तो पहले तो देसी रियासतों का एकीकरण, क्योंकि ये देसी रियासतें भारत में थी, जैसे ही भारत आजाद होता है ये सब आजाद हो जाती हैं। और इनसे कहा गया था कि आप चाहो तो भारत में रहो, चाहो तो पाकिस्तान के पास रहो, चाहो तो स्वतंत्र हो जाओ। ये कहो हमारे यहाँ अच्छे लोग थे, अच्छे नेता थे, जिन लोगों ने इन सबको मिला लिया, वरना आप सोचो यहाँ पर पाकिस्तान होता छोटा सा, सोचो क्या हालत होती। या यहाँ पे कोई स्वतंत्र देश होता, क्या ये हालत होती। धन्यवाद उन महापुरुषों को जिनकी वजह से ये भारत भारत बन सका। देसी रियासतों का अगर बात करें तो उस समय 552 देसी रियासतें थी। कितनी? 552। उनमें से 549 को कैसे भी करके मिला लिया गया। 3 ये समझदार ज्यादा निकले, इन्हें लगता था ये बहुत समझदार है। वो 3 कौन थी? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो देसी रियासत थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया था कि देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, स्वतंत्र हो। ये हम बात कर चुके हैं। ये 3 समझदारों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, जूनागढ़ में जनमत करा लिया गया लोगों का, भाई बताओ कहाँ रहना चाहोगे। वो लोग समझदार लोग थे ज्यादा, उन्होंने कहा हम भारत में रहेंगे। आज की जनता कितना धन्यवाद बोल रही होगी अपनी पूर्वजों को जूनागढ़ की, कि धन्यवाद प्रभु हम लोगों को भारत में शामिल करने की बात कही। हैदराबाद बहुत ज्यादा होशियार था, उसे लग रहा था नहीं नहीं हम तो हम हैं, फिर हमारे यहाँ से
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोर्चा संभाला, पुलिस को भेजा, पुलिस ने काम कर दिया। अब आपका क्वेश्चन ये है, पुलिस जाकर के जो काम कर रही थी, उस ऑपरेशन को क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया था? बहुत चर्चा में था इस समय। ऑपरेशन कौन सा था? कमेंट में बताइएगा, ढूंढ के बताइएगा, देखते हैं कितना पढ़ते हो। ये नहीं बताओगे तो अगला वीडियो भी नहीं आएगा। ठीक है। कश्मीर, कश्मीर में पाकिस्तान ने थोड़ा लफड़ा किया, तो कश्मीर के राजा भागते हुए आए, भैया हमें भारत में मिला लो, तब तक देर हो गई थी। तो कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और इसी विलय पत्र के मद्देनजर हम लोग कश्मीर को अपना मानते हैं। ठीक है। तो पूरा कश्मीर, जो पूरा कश्मीर अपना है, जो कश्मीर अपना है वो पूरा कश्मीर अपना है, क्योंकि राजा की ने वहां के विलय पत्र पर साइन कर दिए थे। कई देशों ने भी मान लिया, क्योंकि भाई विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। उधर से सेना आई पाकिस्तान की, ये इधर भारत की, इंडिया की तरफ, दिल्ली की तरफ भागे कि भैया बचा लो। जब तक यहाँ से सेना गई, तब तक थोड़े एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसी को आज पीओके बोलते हैं। अब थोड़ा समझदार पाकिस्तान भी था, उसने इस पर शासन किया पीओके पे। उसे लगा कि भाई हम अकेले तो नहीं फंस सकते, तो यहाँ पर का थोड़ा सा क्षेत्र था, बिल्कुल इतना सा, इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया। समझ रहे हो? पैसा हमारा, रुपया हमारा, आप उठा के गिफ्ट कर दिए तीसरे को। हमने कहा हे भाई क्या कर रहा है, मेरा एरिया है। लेकिन इसने इसलिए गिफ्ट कर दिया कि अगर हम इसको कभी लताड़ेंगे तो ये भी उठ के आ जाएगा। फिर बात को 1962 का भी युद्ध हुआ, वो सब आप पढ़ेंगे। खैर, हम यहाँ पर आते हैं। कश्मीर में क्या था, मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, और यहाँ के जो राजा थे वह हिंदू थे। हैदराबाद में हिंदू आबादी ज्यादा थी, जो यहाँ का नवाब था वो मुस्लिम था। हैदराबाद पहले देशों में से था जो नतमस्तक हो गया ब्रिटिशर्स के सामने। भाई साहब, हुकुम जो हुकुम आका। हैदराबाद के ऊपर आपने कभी नहीं सुना होगा हैदराबाद से लड़ाई हुई, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। 46-48, 1746-1748 कर्नाटक वार, 1749 से 54 कर्नाटक द्वितीय, 1758 से 63 कर्नाटक तृतीय, 1757 प्लासी, 64 में बक्सर, 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99 इन चार में मैसूर के साथ युद्ध होता है। 75 से 82, 1803 से 5, 1817 से 1818 मराठा के साथ होता है। तो 38 से 42 अफगानिस्तान के साथ, सिंध के साथ 1843 में विलय कर लिया जाता है, पंजाब के साथ 1809 में, 1845-46 में सिखों के साथ, 1884-49 में सिक्किम, 1850 में। कहीं पर आप हैदराबाद नहीं सुनोगे। अवध को 1856 में मिला लेते हैं, सतारा, झांसी। हैदराबाद नहीं सुनोगे, क्यों? जो हुकुमा का पहले ही हस्ताक्षर कर लिए कि भाई जो कहोगे अपन। तो ये पहले से ही अलग मूड में थे, लेकिन बैठे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब, उन्होंने कहा ठीक है। तो इन सब का काम तमाम करके फिर एक कहानी बनी 1950 में। क्या बनी? संविधान लागू होने पर भारत में 4 प्रकार के राज्य बना दिए गए। पहले हम लोग पढ़ के आए, 3 तरीके के थे, एक देसी रियासत, और ब्रिटिशर्स के अंतर्गत 2 तरीके थे। ब्रिटिशर्स जहाँ गवर्नर थे और एक आयुक्त हुआ करते थे, हम लोग पढ़ के आए ऑलरेडी। तो अब 4 प्रकार के हैं राज्य और केंद्र शासित देश को बना लिया गया। कुछ को ए में रखा गया, कुछ को बी में, कुछ को सी में, कुछ को डी में। जैसे डी में एक ही था, उसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। ए में कौन थे? तो ए में थे, आप टेबल देखोगे बुक में बनी है, असम, बिहार, बम्बई, मतलब बम्बई था, मुंबई नहीं था, महाराष्ट्र नहीं था, बम्बई। मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश नहीं था, संयुक्त प्रांत था। हालांकि संयुक्त प्रांत को भी यूपी कहते थे, यूनियन प्रोविंसन, और उत्तर प्रदेश को भी यूपी कहते हैं, पश्चिम बंगाल। ये सब ए में थे। अब बी में कौन कौन थे, बी वाले देखते हैं। बी में था हैदराबाद, बी में था जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश, ये सब बी में थे। सी में जो इसमें शहर है वह ज्यादातर सी में थे। जैसे आप सी में देखोगे अजमेर,
सी में देखोगे भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, ऐसे था एक कुर्ग का क्षेत्र, कुर्ग सुनते होगे, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब सी में थे। ज्यादातर आपको शहर भी मिलेंगे इसमें और राज्य तो मिलेंगे ही। टी में एकमात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये 4 पार्ट्स याद रखना, पूछा जा सकता है कभी भी। फिर 1948 में धर आयोग बनता है। धर आयोग क्यों बनता है? क्योंकि देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण हो गया। अब दक्षिण से मांग उठने लगी कि हमें भाषा के आधार पर पुनर्गठन करो, क्योंकि कहीं न कहीं ये कह दिया गया था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन करेंगे, तो मांग उठने लगी कि अब हमें भाषा के आधार पर पुनर्गठन दो। क्योंकि भाषा के आधार पर प्रशासन चलाना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब हम देश को टूटता हुआ देख चुके हैं, तो हम नहीं चाहते अब कोई विभाजन हो, क्योंकि आज धर्म के आधार पर देश बने हैं, हो सकता है कल भाषा के आधार पर देश बनाना शुरू हो जाए। तो हमको मतलब जब मैं हम कहता हूँ तो हमारे देश की बात होती है, सरकार या हमारे उन नेताओं की बात होती है, ठीक है? तो वह लोग जानते थे कि धर्म के आधार पर जो हुआ है, इसको हम अगर भाषा के आधार पर कर देंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो वह नहीं चाहते थे, लेकिन आयोग बनाना पड़ा। तो धर आयोग 1948 में बनता है, भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं। अब एसके धर साहब, एसके धर ही थे, हाँ, एसके धर साहब की अध्यक्षता में बनता है, इसीलिए धर आयोग भी कह देते हैं। इन्होंने अपनी सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना चाहिए। यानी इन्होंने कहा प्रशासन सुलभ हो, क्योंकि बड़े-बड़े राज्य हैं, जनसंख्या ज्यादा है, प्रशासन सुलभ हो, ऐसा बंटवारा करो, ना कि भाषाई आधार पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर इसका बंटवारा करो, प्रशासन सुविधा हो। नहीं मानी गई बात, असंतोष फैल गया, विरोध ना होने लगे, तो कांग्रेस ने जेवीपी, महत्वपूर्ण जो भी लीडर थे, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह देता है तो लोग थोड़ा मान जाते हैं, जैसे जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी सी वल्लभ भाई पटेल, वी सी पट्टाभी, सीतारामैया, ये भी बड़े व्यक्ति थे उस समय के। इन तीनों की संयुक्त मिलाकर एक समिति बनाई गई दिसंबर 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 की बात करें, इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। जब इधर पूरा मद्रास था, तो अब इधर नीचे तमिलनाडु बन गया, ऊपर आंध्र प्रदेश बन गया। ये सबसे पहले कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर अलग करो, ठीक है। एक व्यक्ति थे, श्री रामुलु, श्री रामुलु, इन्होंने कहा भाषाई आधार पर हमें अलग करो वरना हम अनशन करेंगे। ये बैठ गए अनशन पे, और वो अनशन ऐसा वैसा नहीं है, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल 56 दिन की। आप एक दिन खाना नहीं खाते हो और आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि भोजन नहीं किया सुबह, और ये 56 दिन भूख हड़ताल कर रहे थे। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी हो गई मृत्यु, निधन हो गया। अब किसी का निधन हो जाता है तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फिर से बना। अध्यक्ष थे फजल अली, 2 सदस्य और थे, के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू। ये पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि फजल अली आयोग सब पढ़ते हैं। 2 अन्य कौन सदस्य थे? कुछ ही लोग पढ़ते हैं। तो जो कुछ ही लोग पढ़ते हैं ना, वह भी आपको पढ़ के जाना है। इन्होंने फिर सिफारिश करी कि भाषाई आधार पर राज्य बने, लेकिन इन्होंने ये बात भी कही कि एक राज्य एक भाषा का फार्मूला नहीं होना चाहिए। मतलब
मतलब ये है कि कोई एक राज्य में ज़्यादा लोग, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, तो अगर कोई यहाँ उड़ीसा, उड़िया, उड़िया कहते हैं ना, या तमिल कह दो, अगर यहाँ कोई तमिल बोल रहा है, तो आप उसको भगाएँगे नहीं, उसके पास उसके साथ मारपीट नहीं करेंगे, उसको भी वहाँ रहने देंगे, उसकी भी भाषा का सम्मान होगा। एक राज्य, एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया इन्होंने, कहा भाषाई आधार पर राज्य अवश्य बना दो, ज़्यादा संख्या उस भाषा को बोलने वाले की है, लेकिन एक राज्य, एक भाषा, हालाँकि चाहते थे ये भी नहीं थे, लेकिन व्यवस्थापूर्ण बनाना पड़ा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1955 में, ये भी पूछा जाता है, 1953 से 1955 तक इन लोगों ने काम किया। इसका मत था किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। ये इसलिए एकता बनी रहे। जैसे आजकल कुछ लोग उठ के कहते हैं ना, भाषाई आधार पर मारपीट करने लगते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि भाई समझो, हाँ, कूदो कूदो मत। ना हिंदी वाले कूदे, ना तमिल वाले, ना मराठा वाले, ना बंगाल वाले, ना गुजरात वाले। कुछ दिन की ज़िंदगी है, प्यार से रहो, एक साथ रहोगे भारत बनकर, तो ज़्यादा आसान रहेगा। अमेरिका देखो, अलग-अलग देश थे, उसने यूएसए बना लिया, क्योंकि उसे पता है एक साथ रहेंगे तो कोई आँख नहीं दिखा पाएगा। अभी यूएसए अपने-अपने अलग-अलग देशों में टूट जाए, कैलिफ़ोर्निया अपना अलग देश बन जाए, कैलिफ़ोर्निया अगर उसका राज्य क्षेत्र है तो, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, या न्यूयॉर्क अपना अलग बन जाए, वाशिंगटन अपना अलग चला जाए, ऐसा कुछ हो जाए अगर, तो अमेरिका की शक्ति क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? घट जाएगी ना। तो आप भारत हो, इसीलिए आपका नाम है। आप लड़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो 1956 में पहला राज्य बनता है भाषाई आधार पर। ध्यान रखना, भाषाई आधार का मतलब ये नहीं है कि एक राज्य एक भाषा। परिणाम क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और पहला राज्य बनकर आया आंध्र प्रदेश। ठीक है। और 4 आयामी राज्य, जो ऊपर हम 4 एबीसीडी पढ़कर आए थे, अब वो हट गए, 16 राज्य हो गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जो सिफारिश इन लोगों ने दी थी। 7वां संविधान संशोधन होता है और 1956 का संविधान संशोधन हम सीएए से लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम को किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, और जो भाग का खा गा घा पीछे पढ़ के आए थे ना, ए बी सी डी, भाग का और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया, भाग गा को खत्म कर दिया गया, मतलब कुछ को बढ़ाया गया, कुछ को घटाया गया, कुछ को इधर किया गया, कुछ को उधर किया गया, और फाइनली क्या किया गया, इसको भी हटाकर आप यहाँ क्या लिखोगे? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य बनते हैं, 6 यूटी बनते हैं। ये फाइनली 1956 में निकल कर आता है। 14 राज्य कौन-कौन से थे? तो आंध्र प्रदेश, पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन बना था? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। इन 14 राज्यों में कौन-कौन से होते हैं? तो आंध्र प्रदेश होता है, असम होता है, बिहार होता है, बम्बई, महाराष्ट्र अभी भी नहीं आया, बम्बई, J&K, फिर केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, मद्रास है और मैसूर है, उड़ीसा, पंजाब, अभी हरियाणा नहीं है, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। अभी यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, अभी हम देखेंगे। 6 यूनियन टेरिटरी कौन थी? तो एक थी अंडमान निकोबार, जो वर्तमान में भी है, एक थी दिल्ली, जो वर्तमान में भी है, एक थी हिमाचल प्रदेश, जो आगे चलकर राज्य बन गई, एक थी मणिपुर, जो आज राज्य बन गई, एक थी त्रिपुरा, जो आज राज्य बन गया। एक और यूनियन टेरिटरी थी जिसे आप आज लक्षद्वीप कहते हो, उसे उस समय लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, द्वीप समूह कहते थे। छोटे-छोटे द्वीप हैं, उनको मिलाकर नाम रखा गया था, बाद को उसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। तो इनकी भी टेबल बनी है, याद कर लीजिएगा। फिर क्या हुआ? 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन हुआ और महाराष्ट्र गुजरात बना।
और आंध्र प्रदेश पहला बना भाषाई आधार पर 1956 में। उसके बाद अब सब लोग कहेंगे कि भाई जब उसे कर दिया तो हमें क्यों नहीं? जैसा कुछ लोग कहते हैं ना कि बिहार को जो वो मांग रहे हैं स्पेशल राज्य का दर्जा, वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर आप बिहार को दे दोगे तो कल ये उठेंगे हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो। जैसे आप कह रहे हो धान पर एमएसपी की गारंटी दे दो, फिर कल गेहूं वाला कहेगा भाई हमसे क्या कोई बैर है? गन्ना वाला कहेगा भाई हम वोट नहीं देते, दाल वाले कहेंगे भाई हम, सब्जी वाले कहेंगे फिर हम, किसको किसको एमएसपी दोगे? और डब्ल्यूटीओ वाला हम लोगों ने कहीं तो करा था, शायद सीसेट में किया था। सीसेट अगर आप देख रहे हैं तो बढ़िया, वहां डब्ल्यूटीओ का किया था, मैंने समझाया था कि आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे सकते। बाकी इकोनॉमी वाले तो आपको अच्छे से समझाएंगे ही। तो 1956 में आपका मानचित्र बदला और आंध्र प्रदेश बना। फिर 1960 में मराठा वाला महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले को गुजरात कर दिया गया। ये क्वेश्चन बनता है कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ही पूछी गई है। 1966 में फिर पंजाब का पुनर्गठन हुआ, हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन हुआ। क्योंकि पंजाब पंजाबी बोलने वाले, हरियाणा हरियाणवी बोलने वाले। ठीक है, 17वां राज्य हरियाणा बनता है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनता है। ठीक है, पंजाब अलग होता है। शाह आयोग की रिपोर्ट पर ये भी ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा शाह आयोग, अमित शाह जी नहीं, शाह आयोग 1966 में बना था, उसकी सिफारिश पर ये काम किया गया। और ये ध्यान रखिएगा शाह आयोग है तो ये भी पूछ दिया जाएगा, हल्के में मत लीजिएगा यूपीएससी को, वो छोटा क्वेश्चन नहीं बनाएगी। अगर आप एक क्वेश्चन बनाएगी कि 1966 में ये अलग हुए तो दूसरा बना देगी शाह आयोग की सिफारिश पर, या कथन कारण में क्वेश्चन दे देगी। फिर आप 1972 में चलोगे, 1972, इससे पहले 1961 में आप देखेंगे तो गोवा वोवा को, दमन और दीव वो सब मिला लिया गया, ऊपर पढ़ के आए हम लोग। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अभी हम देख कर आए थे मणिपुर और त्रिपुरा क्या थे, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। मेघालय को किससे अलग किया जाएगा? मेघालय अस्तित्व में किसके टूटने से आएगा? ये आप लोग पढ़ के बताइएगा, देखेंगे किताब पढ़ते हो आप कि नहीं। ठीक है, मेघालय 21वां राज्य बना, मणिपुर 19वां राज्य बना, ये 20वां राज्य बना। तो ये सब कौन से राज्य बने ये भी पढ़ते रहिएगा, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा कि ये 21वां है, ये 20वां है। फिर सिक्किम आता है 82वां राज्य बनकर 1975 में। सिक्किम के लिए दो चीजें याद रखिएगा, एक 36वां संविधान संशोधन और एक होगा 1974-75 में 35वां संविधान संशोधन। दोनों याद रखना, 35वां और 36वां दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिक्किम में एक शासक था, चोग्याल का शासन था। जैसे आप असम में कौन शासक था पढ़ते हो ना, असम के महत्वपूर्ण शासक हैं। तो सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, यहाँ राजा लोग थे, चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया कि आप परेशान न हो, हम रक्षा करेंगे आपकी। हमने जबरदस्ती किसी को नहीं मिलाया, वरना जब बांग्लादेश अलग हो रहा था पाकिस्तान से हमारे सैनिकों की कर्मठता के साथ, हम मिला लेते अपने में, क्या ही कर लेते, लेकिन हम लोगों ने नहीं मिलाया, हमने एक इंच कब्जा नहीं किया। आज वहां के जो समझदार लोग सोचते हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंख दिखा लेंगे, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ही ने तुम्हें बनाया था। हम चाहते तुम पर पूरा कब्जा कर लेते, हम चाहते तुम पर आधा कब्जा कर लेते, हम चाहते तो पूरा रास्ता यहाँ से उधर अपना मेघालय तक पूरा खोल देते, पूरा मेघालय थोड़ा बड़ा कर देते, या पश्चिम बंगाल को थोड़ा बड़ा करके पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल बना देते। शर्म नहीं आती तुम्हें कि जो तुमने आजाद कराया है उसी को तुम सोच रहे हो? अरे बेटा खा पी लो, मतलब आप समझ रहे हो कितनी गुस्सा आती है इन लोगों पे कि खाने को घर को नहीं है। ठीक है, और चले हैं शेर से पंगा लेने।
खैर, तो 35वें में क्या किया गया? उसको संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, यूटी टाइप समझ लो। और 36वें में पूरा राज्य बना दिया गया। ये दोनों 1975 और 74 में काम होते हैं। 35वां होगा 1974 में और ये होगा 1975 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 2 संविधान संशोधन सिक्किम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 35वां में उसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां में उन्हें पूर्ण राज्य बना दिया गया, जैसे आज अन्य राज्य हैं उसी की तरह। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया, मतलब इससे पहले गोवा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में गोवा और 1987 में मिजोरम, ये भी लिख लेना, और अरुणाचल प्रदेश, इनको भी असम से अलग कर दिया गया और इनको भी नए राज्य बना दिए गए। ठीक है, भारत सरकार और वहां पे मिजो नेशनल फ्रंट था, जहां राजद्रोह को समाप्त किया गया और बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना था। जो भी बने पहले केंद्र शासित प्रदेश अलग अधिकतर बने, उसके बाद पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2000 तो आपको याद ही है, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड यूपी से। 2014 तेलंगाना 29वां राज्य बना, लेकिन वर्तमान में 28 क्यों है? ये आंध्र प्रदेश से अलग होता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जे-एंड-के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्तमान स्थिति क्या है? नवंबर 1925 की, राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, 28 में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सब पता ही होंगे क्या बात करें। ठीक है, नामों में परिवर्तन की बात करें, क्योंकि नेम चेंज हुए हैं, वो भी क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। देखो, आप जहां सोचोगे वहां नहीं पूछेगा यूपीएससी, यूपीएससी वहां पूछेगा जहां आप सोचोगे नहीं। तो सबसे पहले संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा गया 1950 में, 1950 में यूपी। फिर आप देखोगे 1969 में तमिलनाडु, 1969 क्योंकि मद्रास था ये, तमिलनाडु कहा गया। 1973 में आप मैसूर को देखोगे कर्नाटक बनते हुए, मैसूर की जगह कर्नाटक। और इसी वर्ष लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप, मिनिका या मिनी द्वीप, 3-4 नाम से जाना जाता था, लक्षद्वीप कहा गया। 1992 इंपॉर्टेंट है, 91-92 ये याद रखिएगा, ये पढ़ना भी है हमें आगे। 91-92 में क्या हुआ? दिल्ली जो था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया, इसे राज्य नहीं बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर 1992 में कहा गया था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने 1991 भी लिख दिया। बात को आप 2006 में देखोगे तो उत्तराखंड, फिर आप पौंडीचेरी का नाम इसी समय पुडुचेरी कर दिया गया, और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। तो ये क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछ ली तो आप बताओ कितने लोग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते आधे तो सो गए। चलो काम हो गया, अपना निकल लो। आप यूपीएससी को पूरा नहीं पढ़ोगे ना तो फिर रह जाओगे, यूपीएससी को पूरा पढ़ना है। असम सीमा परिवर्तन, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, ये अधिनियम जितने बने थे, ये आपकी तालिका दी गई होगी, आप उसको ढंग से पढ़िएगा। एक बार महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, संसद के पास राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र सब कुछ बदलने का अधिकार है, बस राज्य से राष्ट्रपति पूछेगा और राष्ट्रपति की पूर्व मतलब मंजूरी चाहिए। 3 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, संविधान संशोधन से नहीं होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर हुआ। सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत जोड़ा गया था, क्योंकि ये बाहर से आया था, पहले शासकों का यहाँ काम था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया 2029। राष्ट्रपति केवल राज्यों की राय लेते हैं, उनकी सहमति आवश्यक नहीं है। हाँ कर या ना कर, मैं तो काम कर ही लूंगा, मतलब संसद अपना काम तो करेगी ही।
निष्कर्ष क्या निकला? भारत का संघीय ढाँचा फ्लेक्सिबल है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। एकता हमारी सर्वोच्च है, राज्यों की पहचान संरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन एकता बनी रहनी चाहिए। इसलिए हम भारतीय होते हैं, उत्तर प्रदेशी, बिहारी नहीं होते हैं, भारतीय होते हैं। संविधान ने भारत को एक संघीय राज्य के साथ एकात्मक झुकाव दिया। एकात्मक इसलिए क्योंकि 2 टुकड़े हो गए थे। अन्य कोई मुँह उठा के ना कह दे कि हमें अलग देश बनाना है, इसलिए एकात्मक। ये आपके हिस्से की कहानी है। उम्मीद करता हूँ सेशन बढ़िया लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।